दिसंबर के आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी अपनी दिनचर्या में रत होंगे और पूरी गंभीरता के साथ अपनी पढ़ाई को नई धार दे रहे होंगे। आज इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की चर्चा हो रही है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज आपको कैसे भारतवर्ष में व्यवसाय को, रोजगार को, शिक्षा को नया आयाम देने के लिए प्रयास किए गए, इसी के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। कैसे सरकार के द्वारा नरेगा को स्थापित किया गया 2005 में। जैसा कि आपने देखा, भारत में अलग अलग तरह की बेरोजगारी विद्यमान है और इसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा देश के अंदर 2005 में एक कार्यक्रम लाया गया जिसका नाम नरेगा रखा गया, अर्थात नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बेरोजगारी ज़्यादा है वैसे लोगों को कम से कम सरकार के द्वारा वर्ष के 365 दिन में से 100 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए और यदि सरकार किसी कारणवश 15 दिनों के अंदर वांछित व्यक्ति को रोजगार देने में असमर्थ होती है तो फिर इसके लिए उन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी रखा गया ताकि भारत से बेरोजगारी को दूर किया जाए। गांवों में जो यह डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है उसको दूर किया जाए, या सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको दूर किया जाए। इसके लिए प्रारंभ में भारत के 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी को दूर किया जाए। यह नरेगा राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट करता है। इसके द्वारा हमें काम करने का अधिकार है और हम सरकार से काम की मांग करेंगे। इस अधिकार को यह शक्ति प्रदान करता है। साथ ही साथ राइट टू इक्वल वेज, इसको भी यह जस्टिफाई करता है। इस तरह नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया गया। अब आगे हम देखेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द लेबरर्स। यदि हम भारतीय सेक्टर को, इकोनॉमी को उसकी वर्किंग कंडीशन के आधार पर बांटे तो वर्किंग कंडीशन के आधार पर हम उसे 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक श्रेणी है ऑर्गेनाइज सेक्टर अर्थात संगठित क्षेत्र और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर अर्थात असंगठित क्षेत्र। संगठित और असंगठित, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को जानने के लिए आपके पास 2 उदाहरण हैं, कांता का और कमल का। कांता एक ऐसी महिला है जो एक कार्यालय में काम करती है, निश्चित समय पर जाती है, निश्चित समय पर वापस लौटती है। उसे साप्ताहिक छुट्टी है, साप्ताहिक छुट्टी के साथ साथ अन्य छुट्टियों
का भी उसके लिए प्रावधान है। अन्य छुट्टियों के साथ साथ मैटरनिटी लीव का भी उसके लिए प्रावधान है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ महंगाई भत्ता वगैरह आदि का भी प्रावधान है और इसे बिना किसी कारण और कॉज को नौकरी से हटाया भी नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर कमल सुबह 8 बजे जाता है और रात के 10 बजे वापस लौटता है। जिस दिन काम करता है उस दिन उसे वेतन मिलता है, जिस दिन काम नहीं करता है उस दिन का उसे वेतन नहीं मिलता है। उसे कोई छुट्टियां प्राप्त नहीं है, उसे किसी भी प्रकार का अन्य आर्थिक योगदान प्राप्त नहीं होता है। वह पूरा का पूरा अपने मालिक की मर्जी पर निर्भर करता है। वह हमेशा इस उधेड़बुन में रहता है कि कभी भी उसकी नौकरी जा सकती है। तो इस तरह एक जगह जहाँ पर कांता की नौकरी कोई नहीं ले सकता, वहीं पर कमल की नौकरी जाने का खतरा बराबर विद्यमान रहता है। तो इस तरह कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के रूप में उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, तो वहीं कमल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के रूप में। कल पुनः हम ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।